स्ट्रैटेजी में वो बीएलए के आगे कहीं टिकते हैं, दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह कबूलनामा बलूच विद्रोहियों द्वारा अस्थिर प्रांत के कई शहरों में एक साथ किए गए हमलों के कुछ दिनों बाद आया है। इसमें कम से कम 80 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियां बर्बाद हो गईं। ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा, भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% से ज्यादा है। इसमें 35 किलोमीटर पर एक आदमी रहता है। इसे नियंत्रित करना किसी बड़ी आबादी वाले दूसरे शहर की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमारे सैनिक वहां तैनात हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े इलाके की सुरक्षा और गश्त करने में शारीरिक रूप से फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ये नैरेटिव पाकिस्तान का था। अब जरा भारत का नजरिया और रुख भी समझ लीजिए। पीएम ने अपने एड्रेस में इन बातों का जिक्र कई बार किया था, जो अब मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। पाक के आंतरिक मसलों पर वैश्विक चर्चा होनी जरूरी है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, यह बात वो कह रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर नैरेटिव पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस पर बयानबाजियां होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को बहुत सराहा गया, इस पर चर्चा हुई। बात यहां पे फंस गई आके कि अगर पीओके पर मसले पर बात हो रही है तो बलूचिस्तान के मसले पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने संसद में क्या कुछ कहा है ये आपको हम सुनवाएंगे। जी हां, ख्वाजा आसिफ ने जो बातें बोली हैं वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम बीएलए से लड़ाई नहीं कर सकते। उनके हथियार हमसे कमजोर हैं, उनके हथियार, उनकी सहायतें हमसे बहुत ज्यादा हैं। उनके पास पैसा है, जखीरा है हथियारों का, और पाकिस्तान सेना कंगाल और कमजोर है उनके आगे। देश का सवाल भी बहुत जरूरी हो जाता है। जी हां, देश का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त पहला सवाल, देश के सवाल का जो पहला सवाल है, क्या बलूचिस्तान पाक के हाथों से अब निकलने जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या पाक सेना बीएलए से नहीं लड़ पा रही है? जी हां, और आज का सवाल नंबर 3, बलूच गया तो चीन और अमेरिका आखिरकार क्या करेंगे? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहा है? सवाल नंबर 5, जिससे मैं पैनल पर चर्चा जरूर करूंगा, बलूचिस्तान के नैरेटिव पर भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? ये वो 5 सवाल हैं देश का सवाल में जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे ग्राफिक्स लेकर आया हूं, बहुत सारी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं, और उन डिटेलों के जरिए आपको बताने और समझाने की जरूरत है कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। जी हां, बलूचिस्तान पर एनएसए क्या कहते हैं, अजीत डोभाल की मैं बात करने जा रहा हूं। उन्होंने भी चेतावनी जारी की इस मसले पर, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जी हां, भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएगी तो आप बलूचिस्तान खो देंगे, यह बात उन्होंने पाकिस्तान को धमकाते हुए कही है। चेतावनी नंबर 2, 26/11 जैसी घटना दोहराई तो आप बलूचिस्तान खो देंगे, यह बात भी वो लगातार कह रहे हैं। जी हां, इसके अलावा वो कह रहे हैं, तीसरा जो बयान आपके सामने मैं रखे रहा हूं, पाकिस्तान की चेतावनी की बात कर रहा हूं। डोभाल साहब वाले ग्राफिक्स चलाने हैं। पाकिस्तान की कमजोरियां भारत की तुलना में कहीं ज्यादा हो गई हैं, यह बात भी उन्होंने कही है। और चौथी चेतावनी जो डोभाल ने जारी की है कि भारत ने आक्रामक सुरक्षा की ओर रुख किया तो उनके लिए सब कुछ असंभव हो जाएगा, यानी वहां पर जो दिक्कतें हैं उसका अब जो लेना देना है वो भारत के लिहाज से बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजीत डोभाल ने जो चेतावनी नंबर 5 जारी की है, आप एक मुंबई कर सकते हैं लेकिन आप बलूचिस्तान खो देंगे, ये बात वो कह रहे हैं। चेतावनी नंबर 6 जो जारी की है डोभाल साहब ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं देश के, न तो परमाणु युद्ध की जरूरत होगी, ना ही सैनिकों को सीधे तैनात करना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं चेतावनी नंबर 7, अगर वो चाले जानते हैं तो हम भी चाले जानते हैं, ये बात अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं। यानी ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल बलूचिस्तान को लेकर किस तरह का नैरेटिव रखते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं। अगले ग्राफिक्स की तरफ जा रहे हैं, अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। पीएम क्या इस गलती को सुधार सकते हैं? क्यों बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, यह भी आपके लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं, पीएम सुधार सकते हैं क्या गलती? नेहरू से जो गलती हुई उस पर आखिर क्या कुछ चर्चा होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, भारत को मिला था इसे खरीदने का मौका, लेकिन भारत नहीं खरीद पाया। इसके अलावा फैक्ट नंबर 3 जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, 1950 में नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। ग्वादर खरीदने का मौका हमारे पास था। सीपैक ने ग्वादर की अहमियत को बढ़ाया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से ग्वादर की अहमियत बहुत बढ़ गई, बलूचिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई। ओमान ने इसे खरीदने का मौका और ऑफर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जो नेहरू थे उन्होंने इसे खरीदने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसकी खरीदारी की और आज पाकिस्तान उस पर काबिज है। पाकिस्तान का आरोप क्या है बलूचिस्तान को लेकर और भारत क्या जवाब दे रहा है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। पाक कहता है बलूचिस्तान में हो रही हिंसा के लिए भारत जिम्मेदार है, लेकिन भारत कहता है इस तरह के आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति फितरत है।
आरोप नंबर 2 जो पाकिस्तान ने लगाया, हमलों के पीछे भारत का हाथ है। और भारत ने जवाब क्या दिया इसका? खुद की आंतरिक नाकामियों को ध्यान से भटकाने की कोशिश है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का आरोप नंबर 3 जो बलूचिस्तान लेकर भारत पर वो लगाता है, भारत ने आतंकवादियों के साथ मिलकर हमलों की योजना बनाई है। और भारत ने इसका जवाब दिया कि हिंसा के बाद बेबुनियाद दावे दोहराए जाते हैं, यानी पाकिस्तान जानबूझकर इस तरह के नैरेटिव को बताने और जताने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का आरोप नंबर 4, आतंकवाद के पीछे मुख्य जो देश भारत है, भारत ने इसका जवाब दिया, लंबे समय से चली आ रही मांगों पर पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए और तभी बलूचिस्तान का मसला हल होगा, लेकिन वो सुनने कौन तैयार है। आरोप नंबर 5 है, भारत आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देता है। और जबकि भारत इसका जवाब क्या दे रहा है? भारत कहता है दमन, क्रूरता, मानवाधिकारों के उल्लंघन वाला जो इतिहास है उसको सब जानते हैं, सब समझते हैं। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके जरिए बलूचिस्तान के नैरेटिव को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि आखिर बीएलए क्या चाहता है, यानी जो बलूच लिबरेशन आर्मी वो क्या चाहती है, क्यों ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यह भी समझने और जानने की जरूरत आपके लिए। बीएलए बलूचिस्तान का मानना है कि भारत पाक बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाक में शामिल किया गया। यह बात बीएलए कह रहा है। मांग नंबर 2 क्या है बीएलए की, वो भी आपको बता देते हैं। बलूचिस्तान खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहता है। जो लिबरेशन आर्मी, जो बलूच आर्मी है, वो क्यों लड़ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। जी हां, बीएलए की मांग नंबर 3 क्या है, जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने शो के दौरान भी, और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए पाक की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चल रहा है, क्योंकि लिबरेशन आर्मी को एक अलग बलूचिस्तान मुल्क की जरूरत थी जो पाकिस्तान ने नहीं दिया, पाकिस्तान ने हड़प लिया। बीएलए की जो चौथी मांग क्या है, बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं और उनसे जरूर बात होनी चाहिए। बीएलए की डिमांड नंबर 5 क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है, इस पर भी हम शो के दौरान चर्चा करेंगे। जी हां, सबसे पुराने असरदार संगठनों में से एक बीएलए है, जिसे हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं। और बीएलए की जो छठवीं मांग है वो आपको हम बता दें, 2007 में पाक सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया था, यानी इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया था। और बीएलए के जो मांग नंबर 7 है वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर जो पहला हक है उनका है, पाकिस्तान इसे बेच रहा है चाइना के हाथों, अमेरिका के हाथों, और यही सबसे बड़ी जो दुखती रग है वो उनकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार बीएलए जो चाहती है वो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब ये बलूचिस्तान का नैरेटिव जो अभी तक भारत के लिहाज से हम समझा रहे थे, पाकिस्तान के लिहाज से समझा रहे थे, लेकिन उसमें भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। जी हाँ, स्वागत कीजिए ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। देश का सवाल में डॉक्टर अंशु जोशी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ अहमद मस्ती खान है, बलूच पत्रकार हैं, और उनसे भी लगातार हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ अहमद मस्कीन खान है, बलूच पत्रकार है, विदेशी मामलों के जानकार है। अंशु जोशी, उनसे उनका तारुफ मैंने आपको करा दिया। जीवनराज पुरोहित जी हैं जो कि डिफेंस मामलों के जानकार हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और उज़्मा करदार हमारे साथ हैं, नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान में बीएलएज ने आतंक मचा रखा है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। वो चुन चुनकर पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और लगातार इस बात को लेकर अब ख्वाजा आसिफ ने भी खुलेआम अपनी संसद में, पाकिस्तानी संसद और आवाम के सामने कह दिया कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे बलूचिस्तान को, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे बीएलए को, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, आर्म्स में, एम्युनिशंस में, हर चीज में वो हमसे आगे हैं। सबसे पहले मैं अहमद मस्ती खान के पास जाऊंगा, बलूच पत्रकार हैं। अहमद साहब, जिस तरह का कबूलनामा पाकिस्तान ने संसद में दिया है, ये बात दिखाता है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल अब सरेंडर कर दिया है, ऐसा लग रहा है सर। जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जी यहाँ हमारे यहाँ जो आज़ादी की तहरीक चल रही है वो आज एक क्रिटिकल फेस में दाखिल हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ हतमनाज बलोच को जो 60 साल थी। मैं सलाम पेश करता हूँ नाको फजल बलोच को जो 70 साल के थे, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना बलूचिस्तान के लिए पेश किया। मैं सलाम पेश करता हूँ यास्मा बलोच को जो 28 साल की थी। मैं सलाम पेश करता हूँ हवा बलोच को, आसिफा मेंगल को, जो ये हमारी नौजवान महिलाएं थी हमारी कौमी आज़ादी के जंग के लिए। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे मर्द, हमारे औरत, हर कोई आज इस बात पे आ गया है कि हमें पंजाबी जिहादी जल्लादी फौजियों को अपने वतन से बेदखल करना है।
ये जो पाकिस्तान के जो फौजी हमें कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान का फौज टेररिस्ट है। हिंदुस्तान भारत माता के बच्चे मेरे हमारे बहन भाई वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है। हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है। पाकिस्तान के अपने अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फौज दहशतगर्द है, जिसने अपने वजीर आजम कितने सारों को फांसी पे चढ़ाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को मारा, लियाकत अली खान को मारा, मुनव्वर हुसैन शहीद सुहरावर्दी को मारा, यहाँ तक कि जिन्ना साहब की बहन फातिमा जिन्ना को भी उन्होंने गला दबो के मारा फौज ने। तो ये जनरल जो आज पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है, पंजाबी जिहादी मुसलमान, इसका बलूचिस्तान में कोई काम नहीं है। इसको हमारे मुल्क से निकलना चाहिए, इसी में भलाई है। इनको अच्छे हमसायगी का तौर तरीका अपनाना चाहिए। हम इनको क्या समझाएं कि ये जो आप खेल कर रहे हैं, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, आपको शिकस्त जी। फाश होगी, क्योंकि बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। पंजाबियों ने और अंग्रेज के और अमेरिका के जो ये जो लोग जो इनके स्लेव्स हैं, इन्होंने ये डफोसला पाकिस्तान का नाम रखा हुआ है। पंजाब की जो ये जो गुंडागर्दी है, उसकी टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, उसको तूल देने के लिए एक फ्रॉड नाम रखा हुआ है जी। पाकिस्तान का। जी हाँ, और हम कामयाब होंगे। हमारी थोड़ी शिकायत है हिंदुस्तान के लीडरशिप के साथ कि इस मौके पर उनको भरपूर अंदाज में हमारे मसले को उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में